बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 को। ये क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा क्योंकि एक छोटा सा ये क्वेश्चन है। और लेकिन ये हमारी एक बेस बन जाएगी कि हमें एक तरीक़ेकार पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने अल्टरनेटिंग करंट को या एसी को पास करना है थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे थ्री मेजर कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है। एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, बारी बारी इनमें से हमने अल्टरनेटिंग करंट को गुजारना है और हमने बिहेवियर देखना है वोल्टेज का और करंट का आपस में जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है। तो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करता जाऊँ कि जब आपने एक बैटरी लगाई थी किसी भी एक रजिस्टर के साथ, तो ये डीसी बैटरी थी, डीसी वोल्टेज बोलते हैं इसको, रजिस्टर के ऊपर लगाई। तो जिस तरह से वोल्टेज की वेरिएशन आती है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से करंट की वेरिएशन आती है। वी इक्वल टू आई आर फार्मूला बताता है, या आई इक्वल टू वी ओवर फार्मूला बताता है कि जिस तरह से वोल्टेज की वेरिएशन आ रही है एग्जैक्टली उसी तरह से ही करंट की वेरिएशन आती है। तो उसका तो हमें पता है कि कोई फ़र्क है ही नहीं कि वोल्टेज और करंट साथ साथ चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं कि जब आपने एसी लगाया है रजिस्टर के ऊपर, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दी है रजिस्टर के ऊपर, तो क्या वाकई फिर भी वोल्टेज और करंट साथ साथ चेंज होते हैं? या फिर अगर कैपेसिटर को लगा दिया है तो फिर कैसा बिहेवियर है? और अगर आपने इंडक्टर को लगा दिया है अल्टरनेटिंग करंट का कोई सोर्स, तो फिर वोल्टेज का और करंट का बिहेवियर क्या है? तो ये याद रखें कि हर दफ़ा हमने करना क्या है कि ये जो दो चीज़ें हैं इनका रिस्पांस रिकॉर्ड करना है। कि आप वोल्टेज दे के करंट का रिस्पांस रिकॉर्ड कर लें या फिर करंट देकर वोल्टेज का रिस्पांस रिकॉर्ड कर लें। यानी हमने हर कंपोनेंट से मुराद है रजिस्टर और इंडक्टर। इंडक्टर को एल से लिखते हैं और कैपेसिटर को सी से लिखते हैं। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों में से बारी बारी अल्टरनेटिंग करंट को गुजारना है और देखना क्या है कि वोल्टेज और करंट आपस में उनका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर से मुराद यहाँ पे फेज़ डायग्राम होगी, उनका फेज़ डिफरेंस तलाश किया जाएगा। कल हमने इसके ऊपर बात की थी। तो ये मेन चीज़ है कि हम बारी बारी अल्टरनेटिंग करंट को रजिस्टर में से, फिर इंडक्टर में से और फिर कैपेसिटर में से गुजारेंगे और वोल्टेज और करंट का रिस्पांस रिकॉर्ड करेंगे कि उनका आपस में रिस्पांस कैसा है, उनका आपस में रिलेशन जो है वो कैसा है। तो चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को गुजारते हैं किस में से? रजिस्टर में से। सो स्टूडेंट्स, हमने एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो है ये वी से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने उसको रजिस्टर के साथ अटैच कर दिया। अब डेफिनेटली इस वोल्टेज की वजह से, इस ईएमएफ की वजह से इस रजिस्टर में से करंट पास करेगा। तो हमें इस वोल्टेज की वैल्यू पता है। वोल्टेज कितना है? V इज इक्वल टू वी नाट साइन थीटा। हम ये कल पढ़ के आए हैं कि तमाम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ जो हैं वो साइन थीटा के कर्व को फॉलो करती हैं। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की मैथमेटिकली जो इक्वेशन है वो हम लिखते हैं। सो द अप्लाइड वोल्टेज इज़ V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। ये अप्लाइड वोल्टेज है। अब देखें, इन वोल्टेज की वजह से इसमें से करंट फ्लो करेगा। और अगर आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं कि करंट का बिहेवियर वोल्टेज के साथ है आई इक्वल टू वी ओवर आर, ओहम लॉ के मुताबिक, तो ज़रा देखें v की भी ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये बराबर आ जाएगा वी नॉट साइन ऑफ थीटा ओवर आर। ये आ जाएगा करंट का रिस्पांस। तो अब देखिए ज़रा करंट की फिर क्या इक्वेशन आई? मैक्सिमम वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम करंट, यानी वी नॉट ओवर आर बराबर आ जाएगा आई नॉट के। क्योंकि वी ओवर आर इज़ इक्वल टू आई है तो वी नॉट ओवर आर जो है वो आई नॉट के बराबर आएगा। क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम करंट यानी आई नॉट के बराबर आएगा। अब आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को। हम इक्वेशन 1 जो है इसको एक वोल्टेज सोर्स के तौर पे रेजिस्टेंस को दिया
उसकी वजह से उस रेजिस्टेंस में से इतना करंट फ्लो किया। अब इक्वेशन 1 और 2 का ज़रा मैथमेटिकल एनालिसिस करें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही साइन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी अगर आप फेज़ डायग्राम बनाएंगे तो एग्जैक्टली सिमिलर होगी। उनकी पीक्स तो स्केल वाइज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन चूंकि ये भी साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है और ये भी साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इनका जो वेव फॉर्म है उनकी शेप दोनों की बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप इसकी फेज़ डायग्राम बनाते हैं तो देखें, हम उसको बिल्कुल उसी तरह से देखेंगे। हाँ जी, तो देखें, हम पहले अगर वोल्टेज का डायग्राम बनाएंगे तो वोल्टेज की फेज़ डायग्राम जो होगी वो साइन कर्व को अगर फॉलो करते हैं तो ये वोल्टेज की फेज़ डायग्राम बनेगी, और करंट की भी फेज़ डायग्राम यही बनेगी, क्योंकि वो भी साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसने भी साइन थीटा के कर्व को फॉलो करना है। V0 तो कांस्टेंट था, इसने भी साइन थीटा के कर्व को फॉलो करना है, तो दोनों का जो रिस्पांस है वो साइन थीटा की तरह ही आना है। तो ये साइन कर्व है, ये भी साइन कर्व बनेगा और इसका भी ग्राफ साइन कर्व बनेगा। लिहाजा ये देखें, मैंने इसका ग्राफ भी साइन कर्व बना दिया। ये मैंने इसको ज़रा डॉटेड लाइन से शो कर दिया है, किसको, करंट को। तो ये करंट का ग्राफ आ गया। दोनों ही टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, ये टाइम के साथ करंट और वोल्टेज दोनों का अंदाज़ चेंज होने का बिल्कुल एक जैसा है। आप नोट करेंगे कि जिस इंस्टेंट के ऊपर करंट ज़ीरो है वोल्टेज भी ज़ीरो है, जिस इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज मैक्सिमम है करंट भी मैक्सिमम है, क्योंकि ये ग्राफ है वोल्टेज का और ये ग्राफ है करंट का, तो दोनों साथ साथ चेंज हो रहे हैं। जिस इंस्टेंट के ऊपर दोबारा से वोल्टेज ज़ीरो हुए हैं करंट भी ज़ीरो हो गया है, और जिस इंस्टेंट के ऊपर जो वोल्टेज है उनकी नेगेटिव पीक आ रही है करंट की भी नेगेटिव पीक आ रही है, और जिस इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज दोबारा ज़ीरो हुए हैं तो करंट भी ज़ीरो हुआ है। तो नज़र आ रहा है कि देयर इज़ नो एनी फेज़ डिफरेंस, इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान में कोई भी फेज़ डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो दीज आर इन फेज़ क्वांटिटीज़। इसी तरह से अगर आप इनकी वेक्टर डायग्राम प्लॉट करते हैं, तो मैंने कल आपको वेक्टर डायग्राम प्लॉट करने का भी तरीका दिखाया था कि वेक्टर डायग्राम जो है उसका रूल ये था कि जो भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस को कट करने के बाद पॉजिटिवली इंक्रीज़ करती है, यानी इस इंस्टेंट के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो दोनों ही यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करने के बाद पॉजिटिवली इंक्रीज़ कर रही है ना, तो इसलिए इस पोजीशन के ऊपर अगर आप वोल्टेज का वेक्टर प्लॉट करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, और अगर आप इसी इंस्टेंट के ऊपर करंट का वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो वेक्टर डायग्राम से भी पता चल रहा है कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, यानी इनके दरमियान में कोई फेज़ नहीं है, कोई एंगल नहीं है। तो ये बड़ा इजी रिस्पांस था कि हमने बार बार, अब हमें ये थोड़ा सा फ़ायदा इसमें ये होगा कि बार बार हमने यही करना है अब क्या, कि हमने करंट को या फिर वोल्टेज को अप्लाई करना है किसी कंपोनेंट के ऊपर, यानी कैपेसिटर के ऊपर और इंडक्टर के ऊपर, और फिर क्या करना है, देखना है कि दूसरी क्वांटिटी यानी वोल्टेज का या फिर करंट का, उनमें से एक वोल्टेज को या एक करंट को हम अप्लाई करेंगे और दूसरी जो क्वांटिटी होगी उसका रिस्पांस देखेंगे कि वो क्या उनके साथ इन फेज़ है या फिर आउट ऑफ फेज़ है। तो ये चीज़ फिर सिर्फ हमने सीखनी है कि वोल्टेज और करंट तीनों कंपोनेंट्स में से जब गुजरेंगे, रजिस्टर में से गुजर गए तो हमें पता चल गया कि दे आर इन फेज़। अब कैपेसिटर में से गुजार के देखते हैं कि वोल्टेज और करंट अभी भी इन फेज़ हैं या फिर आउट ऑफ फेज़ है। इसी तरह से मैं इंडक्टर में से गुजार के देखेंगे कि वोल्टेज और करंट इन फेज़ हैं या फिर आउट ऑफ फेज़ है। ये सिर्फ हमारा काम है। मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो जो हमें समझ आई है हमने उसको बाय वर्ड्स लिख दिया है। द कंपैरिजन ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2, द फेज डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम शो दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज इन रेजिस्टिव सर्किट। तो रेजिस्टिव सर्किट के अंदर हमें ये इन इक्वेशन से भी पता चल जाता है, फिर फेज डायग्राम से भी पता चल जाता है, और फिर वेक्टर डायग्राम से भी यही पता चल रहा है। तीनों इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें यही बात बता रही हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो रेजिस्टिव सर्किट के केस में इन फेज़ रहते हैं। तो ये था एसी थ्रू रेजिस्टर। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं एसी थ्रू कैपेसिटर।